हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। तो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सक्रीशन। इसके पिछले दो वीडियोज में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और मैं आपको बता दूं ये वीडियोज ह्यूमन फिजियोलॉजी के जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीशन, ये सारे जो टॉपिक हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ये आपको हर एक टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 जो है इम्पॉर्टेंट हैं और हेल्पफुल हैं। तो आप इस वीडियो को किसी भी टीजीटी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, चाहे वो एनबीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो, EMRS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप बेफिक्र होकर इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं ताकि एक बार फिर से आपका जो है समझने वाला मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए। तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था पिछले वीडियोज में, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट किया था। तो अब हमको ये देखना है, जैसे देखो हमने क्या देखा, सर्कुलेशन चैप्टर में देखा, तो एट द लास्ट हमने ये देखा कि मतलब कार्डियक आउटपुट जो होता है वो होता है 5000 to 5200 ml पर मिनट। तो हमने क्या देखा, इसका 1/5 पार्ट यानी 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट कहाँ पे जाता है, हमारे बोथ किडनीज के पास में जाता है। 1/5 पार्ट कितना हो जाएगा, 1000 to 1100 ml पर मिनट। तो यहाँ पे देखो हमने देखा था सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, देन सिक्रीशन। उसके बाद यहाँ पे जो भी रीएब्जॉर्ब हुआ है वो इस तरह से हमारे रीनल वेन के पास में, फिर इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी में जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमने ये देखा था कि यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेशन होता है इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये है रीएब्जॉर्प्शन, ये है सिक्रीशन। तो यूरिन वॉल्यूम में हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऐड हो रहा है तो प्लस फिल्ट्रेशन, ये यहाँ से जा रहा है तो ये हो गया माइनस रीएब्जॉर्प्शन, और फिर से ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो प्लस सिक्रीशन। तो ये हो गया हमारा यूरिन वॉल्यूम। अब देखिए 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक वॉल्यूम हो गया यहाँ पे हमारा 1000 to 1100 ml पर मिनट। तो जब आप मतलब ये तो देखो जो फिल्ट्रेशन होता है हमारे किडनीज के थ्रू वो होता है 125 ml पर मिनट। तो अगर हम पर आवर की बात करें तो 125 × 60, अगर हम पर डे की बात करें तो 125 × 60 × 24 यानी 180 लीटर पर डे हम जो है क्या करते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं। बट जो हमारे बॉडी से यूरिन पास होता है डेली वो होता है केवल 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, यानी 178.5 लीटर पर डे क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 99% ऑफ फिल्ट्रेट क्या होता है हमारे बॉडी को दोबारा से सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो हमने बात करी थी मल्पीजियन ट्यूब्यूल की, यहाँ पे क्या होता है कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, ये है हमारा फीट लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं पोडोसाइट, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा, ये जो इपिथेलियल सेल हैं यहाँ पे क्या होता है कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन, जिसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन, क्या होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। और देखो ये जो पोडोसाइट सेल हैं, ये जो पोडोसाइट सेल हैं इनके बीच में कुछ गैप होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे से क्या होते हैं गैप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम सिलिट बोलते हैं। और इसी सिलिट को हम सिलिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन सिलिट भी कह सकते हैं, ये आप जो है याद रखेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो नॉन पोलर होता है, और जो लिपिड, एक सेकेंड अभी इसको छोड़ो, देखो हमने ये देखा जो हमारा ये क्या है इपिथेलियल सेल है, इस पे क्या होते हैं जो पोर्स होते हैं, इसके थ्रू ना तो आरबीसी जा सकता है, ना तो यहाँ से आरबीसी जा सकता है, ना डब्ल्यूबीसी जा सकता है, ना प्लेटलेट जा सकते हैं, ना ही प्लाज्मा प्रोटीन जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साइज क्या होते हैं बड़े होते हैं। यहाँ से जो जा सकता है वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लैक्टेट, फॉस्फेट, मिनरल प्लस आयरन प्लस वाटर। तो ये जो सारी चीज़ें पास हो जाती हैं यहाँ से, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो है आप याद रखेंगे, ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी साइज क्या होती है ग्रेटर होती है। फिर हमने देखा था जो अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, जो अफरेंट है जो यानी जो चीज़ों को लेकर आती है वो मतलब मोटी होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो इफरेंट है जो चीज़ों को लेकर जाती है वो उसकी डायमीटर पतली होती है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। फिर देखो 2 टाइप का नेफ्रॉन देखा था, एक था हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक था हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मतलब ये जो है मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में होते हैं, ये जो है फ्यू नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं।
फिर देखो कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। मेडुला में क्या क्या प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। प्रेजेंट इन मेडुला एंड कॉर्टेक्स बोथ, वो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर होंगी। फिर हमने देखा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, मतलब नॉन पोलर होते हैं। तो इजीली यहाँ से ये क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे देखो ये होते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल है, इसका भी यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन ये फिर भी यहाँ से पास नहीं कर सकते क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर है और ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं। तो इस तरह के डिफ्यूजन से, मतलब जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है बट चैनल्स के थ्रू, उसको हम बोल देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोल देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर हमने देखा जैसे पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो इस तरह का जब डिफ्यूजन होगा तो यहाँ पे कैरियर की आवश्यकता होगी, जहाँ पे हमें एटीपी भी चाहिए होगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आगे देखो हमने क्या देखा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स वाया चैनल। चैनल्स आर हाईली स्पेसिफिक। जैसे हमने देखा था वाटर के लिए क्या होता है, एक्वापोरिन होता है, और सोडियम के लिए सोडियम चैनल है, पोटेशियम के लिए पोटेशियम चैनल है। इस तरह से मतलब क्या होता है, चैनल स्पेसिफिक होता है। टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अकेले ही चले जाते हैं, उन्हें और किसी से मतलब नहीं होता। इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं यूनिपोर्ट। और ऐसे जो हम भी जाएंगे और अपने साथ में किसी ना किसी को लेके जाएंगे, वो होते हैं सिम्पोर्ट। जैसे कि सोडियम होता है, अपने साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको लेकर जाता है। और अगर हम बात करें मतलब जैसे कि अगर हम जाएंगे तो तुम नहीं जाओगे, अगर तुम जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो है हमारा एंटीपोड। सोडियम आता है तो हाइड्रोजन जाता है, मतलब ये दोनों साथ साथ मूव नहीं कर सकते, साथ तो करेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह के डिफ्यूजन का हो जाएगा हमारा एंटीपोड। फिर देखो सिम्पोर्ट में हमने क्या देखा था, जो सोडियम है अपने साथ अगर ग्लूकोज को लेकर जा रहा है तो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, अगर अमीनो एसिड को लेकर जा रहा तो सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर, अगर ये फॉस्फेट को अपने साथ लेके जा रहा तो सोडियम फॉस्फेट सिम्पोर्टर। फिर हमने देखा एंटीपोर्ट में क्या है, सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्टर, अगर सोडियम आएगा तो प्रोटॉन जाएगा। फिर देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करता है, इस वजह से एटीपी की आवश्यकता होती है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएज या फिर सोडियम पोटेशियम पंप। फिर हमने यहाँ पे देखा सोडियम आउटसाइड क्या होते हैं, हमेशा ज़्यादा होते हैं, और अंदर में क्या होते हैं, कम होते हैं। और पोटेशियम अंदर में ज़्यादा होता है, बाहर में कम होता है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये क्या करता है, अंदर से सोडियम को बाहर फेंकता है, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन फेंकता है, इस वजह से एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया था। तो क्या देखा था, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज हाई आउटसाइड एंड वेरी लो इनसाइड, और ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाई इनसाइड एंड लो आउटसाइड। फिर यहाँ पे देखो टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमने बात की थी, जहाँ पे एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से चलता है। फिर हमने यहाँ पे देखा था क्या देखा था कि ये जो हमारा मतलब क्या है, किडनी वाला पार्ट है, ये है बोमेन कैप्सूल और ये है पीसीटी। तो पीसीटी, तो यहाँ पे देखो जैसे ये हो गया हमारा बोमेन कैप्सूल, यहाँ के बाद ये जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर स्पेस, ये है सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल, ये है ब्लड कैपिलरी का स्पेस। तो इसके अलावा जो स्पेस बच गया उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से मतलब रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने देखा ये जैसे यहाँ पे देखो सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जब यहाँ पे सोडियम कम हो जाएंगे तो ये वाला सोडियम यहाँ मूव करेगा, यानी ये जो है ये मूव कर रहा है इसके वजह से। तो इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये अपने साथ जो है सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन सबको लेकर जाएगा, और यहाँ पे जो पोटेशियम है वो पोटेशियम पंप के थ्रू जो है बाहर चले जाएंगे। फिर हमने देखा किस तरह से पीसीटी में होता है रीएब्जॉर्प्शन। तो देखो जो पीसीटी होता है ये सिंपल क्यूबोइडल सेल के बने होते हैं, यहाँ पे माइक्रोविलाई होती है जिसके हेल्प से यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में ड्यू टू ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथेलियम व्हिच इंक्रीज सरफेस एरिया। फिर हमने यहाँ पे देखा है सोडियम यहाँ से कितने रीएब्जॉर्ब होते हैं, 70 to 80%। 100% ग्लूकोज होता है, 100% अमीनो एसिड, 90% बाइकार्बोनेट आयन, 70 to 80% वाटर, यानी जितना सोडियम उतना वाटर, जितना सोडियम उतना वाटर। फिर यहाँ पे देखो क्या था हमारा, जैसे यहाँ पे जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम किया
तो क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम की कमी हुई। तो यहाँ सोडियम की जब कमी होगी तो यहाँ वाला सोडियम क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये सोडियम जब मूव करेगा तो अपने साथ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इन सबको लेके जाएगा। और सोडियम के साथ ही क्या जाता है, पानी भी जाता है, बट दोनों का रास्ता अलग होता है। सोडियम अपने चैनल्स के थ्रू जाएगा, पोटेशियम अपने चैनल के थ्रू जाएगा। जैसे ये है हमारा पोटेशियम नहीं, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ये है हमारा सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर। और लेकिन ये है हमारा एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन के थ्रू यहाँ से वाटर चला जाएगा, यहाँ से अमीनो एसिड, यहाँ से ग्लूकोज दोबारा से आ जाएंगे हमारे ब्लड में। फिर यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारा मतलब बॉडी है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो एसिड है इनको न्यूट्रलाइज करना होता है, तो ये न्यूट्रलाइज होते हैं बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। तो ये जो है कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोनिक एसिड जैसे ही यहाँ पे आता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, CO2 एंड H2O में टूट जाता है। ये H2O यहाँ से चला जाता है और CO2 आ जाता है ट्यूबुलर स्पेस में, मतलब ट्यूबुलर सेल में। तो यहाँ पे देखो जो CO2 है तो सेल है तो यहाँ पे पानी होगा ही होगा। तो फिर से ये जो है कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाते हैं और फिर से ये बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। ये बाइकार्बोनेट दोबारा से चले जाते हैं ब्लड में, क्योंकि अभी और भी जो है H+ आयन को न्यूट्रलाइज करना है। तो अब देखो ये जो H+ आयन बचा, ये जो H+ आयन बच गया, इसको दोबारा से क्या करते हैं, यहाँ पे भेज दिया जाता है। लेकिन ये कब जाएगा, जब सोडियम यहाँ पे आएगा। तो सोडियम यहाँ आता है, हाइड्रोजन यहाँ जाता है। अब इस हाइड्रोजन को जो यहाँ पे मतलब देखो हाइड्रोजन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से आया तो जो ट्यूब्यूलर सेल है वो सिंथेसाइज करता है अमोनिया और H+ मिलकर बना लेते हैं अमोनियम आयन, जो कि क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। फिर देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जैसे देखो अगर सोडियम का अमाउंट इक्वल है तो यहाँ पे किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये काम करेगा, सोडियम का अमाउंट यहाँ कम होगा तो यहाँ से सोडियम मूव करेगा। तो सोडियम मूव करेगा, ग्लूकोज को ले जाएगा, अमीनो एसिड को ले जाएगा, अपने साथ में ये जो है पानी को भी ले जाएगा। मतलब पानी जाएगा अलग से, बट जो है इसके साथ ही जाएगा। और फिर यहाँ पे सोडियम अंदर आता है तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, बाहर जाता है। अब देखो फंक्शन ऑफ पीसीटी हमने देख ही लिया। यहाँ पे जो है किन किन चीज़ों का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इन सब का यानी सोडियम का, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड का, बाइकार्बोनेट आयन का, वाटर का एंड पोटेशियम का क्या होता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। हाइड्रोजन आयन एंड NH3 यानी अमोनिया, इसका क्या होता है, सीक्रीशन होता है। हमने क्या देखा था, जो भी फिल्ट्रेट होके आया यहाँ से हमने उसको दोबारा से ले लिया, दोबारा से भेज दिया, वो हो गया रीएब्जॉर्ब। और फिर से जो यहाँ पे डाल दिया गया वो है हमारा सिक्रीशन। फिर देखो यहाँ पे अगर हम पीसीटी को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले की जब आप बात करोगे, जब आप लूप ऑफ हेनले की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा था लूप ऑफ हेनले में क्या क्या होता है। सबसे पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो कैसा होता है, थिन होता है। और जो यहाँ पे ये है हमारा डिसेंडिंग कैसा होता है, थिन होता है। और जो असेंडिंग होता है ये थिन भी होता है और फिर आगे चलकर थिक भी होता है। तो यहाँ पे देखो जो थिन असेंडिंग है लूप ऑफ हेनले का, वो कैसा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरिन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्वापोरिन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्वापोरिन्स। तो याद रखना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम चैनल। क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम चैनल। ये सब क्या प्रेजेंट है, सोडियम चैनल। यानी यहाँ से किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का। किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का। किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले है उसमें एक है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जहाँ पे एक्वापोरिन्स होते हैं यानी चैनल ओनली फॉर वाटर, यानी यहाँ से केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और जो यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, केवल सोडियम चैनल होते हैं। क्या होते हैं, केवल सोडियम चैनल होते हैं। यानी यहाँ से केवल जो है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, केवल सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे देखो थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन
डिसेंडिंग और ये है हमारा थिन असेंडिंग। तो देखो थिन डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, ये जो है परमिएबल फॉर ओनली वाटर, ये केवल वाटर के लिए परमिएबल क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिस, क्योंकि यहाँ पे केवल एक्वापोरिस प्रेजेंट है, ओनली स्पेसिफिक फॉर वाटर, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट, यानी ये जो है ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सॉल्ट चैनल। अगर सॉल्ट चैनल ही नहीं है तो यहाँ से सॉल्ट मूव कैसे करेगा, तो सिंपल है। अब देखो जो थिन असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या होता है, ये इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए और परमिएबल होते हैं सॉल्ट के लिए। इम्परमिएबल फॉर वाटर यानी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एक्वापोरिन, क्योंकि यहाँ पे एक्वापोरिन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। परमिएबल होते हैं ये सॉल्ट के लिए, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट चैनल, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो अब तक हमने जो भी देखा, यहाँ से दो ही बातें याद रखनी है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है, मतलब लूप ऑफ हेनले है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे केवल वाटर का री एब्जॉर्प्शन होता है, केवल मतलब ये वाटर के लिए परमिएबल होते हैं। और जो थिन असेंडिंग लिम्ब है वो क्या होते हैं, केवल सॉल्ट के लिए परमिएबल होते हैं। बस इतनी बातें, दो बातें यहाँ से याद रखनी है। अगर ये वाटर के लिए परमिएबल है, जैसे देखो ये वाटर के लिए परमिएबल है तो सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है तो सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये तो हो गया यहाँ पे हमारा, देखो ये है हमारा थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। क्या है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लिम्ब। तो ये जो थिन असेंडिंग लिम्ब है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे केवल सोडियम चैनल प्रेजेंट है। ये सब क्या है, यहाँ पे केवल सोडियम चैनल प्रेजेंट है। तो इस सोडियम का मूवमेंट किस तरह का होता है, ये होता है पैसिव री एब्जॉर्प्शन। कैसा होता है, पैसिव री एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये है हमारा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा थिक पार्ट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सोडियम के चैनल, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप के वजह से जो सोडियम है यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है वो बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सोडियम की कमी हो जाएगी और इस सोडियम चैनल के थ्रू सोडियम का मूवमेंट होगा अंदर में। तो जब ये सोडियम का मूवमेंट होगा यहाँ से, तो वो किसके वजह से हो रहा है, अगर देखो, अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप काम ना करता तो यहाँ पे सोडियम की कमी ना होती, तो यहाँ से सोडियम का मूवमेंट ना होता। लेकिन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, सोडियम को उठा के बाहर फेंक रहा है, यहाँ पे सोडियम की कमी हो रही है, तब जाके यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका मूवमेंट हो रहा है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं एक्टिव री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एंड इसको बोलते हैं पैसिव री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। अब देखो असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो जो परमिएबल होता है ये सॉल्ट के लिए, यहाँ पे पैसिव री एब्जॉर्प्शन किस में होता है, थिन असेंडिंग लिम्ब में होता है, और एक्टिव री एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब में होता है। जो पैसिव री एब्जॉर्प्शन है वो थिन असेंडिंग लिम्ब में होता है, जो एक्टिव री एब्जॉर्प्शन है वो थिक असेंडिंग लिम्ब में होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो एक्टिव री एब्जॉर्प्शन है, ये देखो ये थिक वाले में हो रहा है, और ये जो हो रहा है पैसिव री एब्जॉर्प्शन वो है थिन वाले में हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक बार मैं हो सकता आप कंफ्यूज हो रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये है हमारा थिन असेंडिंग, ये है हमारा थिक असेंडिंग। तो ये थिन असेंडिंग में क्या हो रहा है, थिन असेंडिंग में पैसिव री एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव री एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। तो अब आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसिव री एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, क्योंकि यहाँ से सोडियम मूव किया, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब वही चीजें हैं जो हमने देख लिया। अब देखो हमने क्या देखा, पीसीटी के थ्रू देखा री एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। जैसे इस कंप्लीट फिगर में देख लो, हमने क्या पढ़ लिया कि पीसीटी में किस तरह से री एब्जॉर्प्शन हुआ।
फिर हमने आपको बताया थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से कैसे यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर हमने देखा यहाँ पे थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग से किस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन हुआ। अब हमको क्या देखना है यहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी अब हम बात करेंगे DCT की। अब हम किसकी बात करेंगे, DCT की। तो एक बार कंप्लीट फिगर आपको दिखाते हैं फिर बताते हैं। कहाँ गया यार, जैसे यहाँ देखो हमने क्या देखा, यहाँ से फिल्ट्रेट हुआ, फिर PCT में री एब्जॉर्ब हुआ, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले मतलब लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ पे थिन असेंडिंग, ये है हमारा थिक असेंडिंग, और ये पार्ट है हमारा DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे पढ़ना है तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे री एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो हमारा जो किडनी का पार्ट है, मतलब ये पूरा जो नेफ्रॉन है वो यूरिन फॉर्मेशन में काम करता है, क्योंकि हमने इसको क्या बोला, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो उसी के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है देख लिया कि किस तरह से लिम्ब ऑफ हेनले में होता है। अब हमको देखना है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरह से यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। तो देखो जैसे PCT उसी तरह से DCT, बट जो DCT है देखो वहाँ पे हमने क्या देखा था, ऐसे करके वहाँ पे माइक्रोविलाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत लो अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो देखो वहाँ पे माइक्रोविलाई की वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में री एब्जॉर्प्शन होता था। तो इतना तो हमें पता चल गया। यहाँ पे क्या है, वेरी फ्यू माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे बहुत कम सरफेस एरिया होगा, यानी डू नॉट प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सरफेस एरिया भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ से री एब्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT इज वेरी लेस एज कंपेयर टू PCT बिकॉज ब्रश बॉर्डर इज absent इन DCT वेयर इज प्रेजेंट इन PCT। लेकिन ये विच इज प्रेजेंट इन PCT। DCT में क्या है, ब्रश बॉर्डर absent है, लेकिन PCT में क्या है, प्रेजेंट है। तो अब देखो किस तरह से यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ये है हमारा DCT, ये है हमारा DCT। तो यहाँ पे जो ये चैनल है क्या है, जो यहाँ पे सोडियम चैनल है, अभी ये क्या है, क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे एल्डोस्टेरोन नहीं है, यानी हम कह सकते हैं विदाउट एल्डोस्टेरोन यहाँ पे चैनल क्या है, क्लोज है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एल्डोस्टेरोन आएगा चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जैसे ही चैनल ओपन होगा तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम का री एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, सोडियम का री एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यानी अगर एल्डोस्टेरोन है तो सोडियम मूवमेंट करेगा, क्योंकि तब सोडियम चैनल ओपन होगा। लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन नहीं है तो चैनल ओपन नहीं होगा, तो सोडियम नहीं जा पाएगा। यानी यहाँ पे कैसा री एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कंडीशनल री एब्जॉर्प्शन। तो याद रखना DCT में क्या होता है, कंडीशनल री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन टेक्स प्लेस इन DCT में कंडीशनल री एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ पाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे देखो अगर एल्डोस्टेरोन है तो यहाँ से सोडियम री एब्जॉर्ब होगा, और हमने क्या देखा था, जब सोडियम री एब्जॉर्ब होगा तो इसके साथ में पानी भी क्या होता है, री एब्जॉर्ब होता है। और फिर से ये है हमारा ल्यूमेन, ये है हमारा सेल, ये है ल्यूमेन, ये है सेल। तो ल्यूमेन में फिर से यहाँ पे क्या आएगा, H+ आएगा, तो फिर से यहाँ पे NH3 आके इसको मतलब डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो ये प्रोसेस तो वैसा ही चलेगा। और यहाँ पे देखो खास बात ये है, हमने देखा था PCT में जो पोटेशियम है इसका क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन, बट DCT में क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। मतलब अगर ये PCT होता तो ये सोडियम सीधे बाहर चला जाता, यानी री एब्जॉर्ब हो जाता, पर अभी ये ल्यूमन में आ रहा, यानी क्या हो रहा है, इसका सिक्रीशन हो रहा है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे RS, तो इन सब का मतलब होता है, R मीन्स री एब्जॉर्प्शन, S मीन्स सिक्रीशन।
तो जो ल्यूमेन में वापस आएगा उसका मतलब क्या हुआ, सिक्रीशन, और जो ल्यूमेन से चला गया मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह में, वो हो गया हमारा रीएब्जॉर्प्शन। तो अब देखो क्या है, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम DCT एंड DCT ऑल्सो मेंटेन pH बाई एक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड NH3। जो DCT है ये pH को भी कैसे मेंटेन करती है, बाई एक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड NH3। अब देखो जैसे ये है हमारा PCT, ये है DCT, इन दोनों के बीच में क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो PCT और DCT में समझते हैं। जो PCT है यहाँ पे ब्रश बॉर्डर क्या है, प्रेजेंट है। जो DCT है यहाँ पे ब्रश बॉर्डर क्या है, अब्सेंट है। ये है हमारा PCT, बीच में लूप ऑफ हेनले, और फिर ये है हमारा DCT। तो हम PCT DCT में डिफरेंस समझ रहे हैं। PCT में क्या है, ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है, DCT में क्या है, ब्रश बॉर्डर अब्सेंट है। फिर देखो PCT और DCT, PCT में क्या है 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होता है, जबकि DCT में स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे 70 to 80% होता है, बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में यानी लगभग 8 to 10% क्या है, रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। फिर देखो जो PCT है यहाँ पे होता है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, लेकिन DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। तो PCT में एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, DCT में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। फिर देखो PCT जो है यहाँ पे एल्डोस्टेरोन सेंसिटिविटी अब्सेंट है, जबकि DCT में एल्डोस्टेरोन सेंसिटिविटी प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे देखो PCT जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ का और NH3 का सिक्रीशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इन दोनों का सिक्रीशन हो रहा है। और ये जो DCT है यहाँ पे इनका भी सिक्रीशन हो रहा है, यानी H+ और अमोनिया का, साथ के साथ पोटेशियम जो है उसका भी क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। PCT में बाइकार्बोनेट आयन 90% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि DCT में बाइकार्बोनेट आयन 5 to 10% ही रीएब्जॉर्ब होता है। तो ये हो गया हमारा DCT का बात, जो कि हमने PCT को DCT से कंपेयर भी कर लिया। अब देखना है कलेक्टिंग डक्ट, जो हमारे नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है, हमें उसके बारे में देखना है। तो देखो कलेक्टिंग डक्ट जो है विदाउट ADH यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, विदाउट ADH यानी वेसोप्रेसिन, या फिर विथ ADH, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है विदाउट ADH यहाँ पे क्या होता है, लेस एक्वापोरिन प्रेजेंट, लेस एक्वापोरिन प्रेजेंट, यानी यहाँ पे देखो एक्वापोरिन मात्र आपको कुछ गिने चुने से दिख रहे हैं। कब, जब यहाँ पे ADH नहीं है, वेसोप्रेसिन नहीं है, तो यहाँ पे कम एक्वापोरिन प्रेजेंट है, यानी वाटर चैनल कम प्रेजेंट है। तो अगर वाटर चैनल कम प्रेजेंट होंगे तो यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम अमाउंट में होगा। लेकिन विथ ADH यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तब जब बहुत सारे एक्वापोरिन्स होंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो आप बताओ किस केस में यूरिन ज़्यादा होगा, किस केस में यूरिन ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 180 लीटर पर डे जो आया, उसमें से थोड़ा ही एब्जॉर्ब हो रहा है, थोड़ा ही रीएब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी के क्या हो रहे हैं, वो यूरिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी लेस अमाउंट में यहाँ पे यूरिन बन रहा है। तो ADH यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, इंक्रीज नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स। अगर एक्वापोरिन्स इंक्रीज होंगे तो ये क्या इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड टर्मिनल DCT। तो अब देखो जो टर्मिनल पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का, जैसे हमने इस तरह से देखा था ऐसे, तो ये है जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, जो इसका टर्मिनल पार्ट है ये, वो किसके लिए परमिएबल होता है, यूरिया के लिए। टर्मिनल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल फॉर यूरिया। अब देखो डाईयूरेसिस, एंटी डाईयूरेसिस मतलब देखो डाईयूरेसिस मतलब कम सूसू,
सॉरी, डायूरेसिस मतलब ज़्यादा सुसु, एंटी डायूरेसिस मतलब कम सुसु। तो डायूरेसिस यानी इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यहाँ पे इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। तो डायूरेसिस में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन वॉल्यूम होता है। एंटी डायूरेसिस में यूरिन वॉल्यूम कम होता है। तो अगर यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है, मतलब यूरिन वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे लेस रीएब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे यूरिन वॉल्यूम कम क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे मोर रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर लेस रीएब्जॉर्प्शन होगा तो जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड होगा। कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है यहाँ से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया है। बट एंटी डायूरेसिस में क्या होता है, मोर रीएब्जॉर्प्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो यूरिन होता है वो कंसेंट्रेटेड होता है। कैसा होता है, कंसेंट्रेटेड होता है। तो अब एक बार इसको पूरा एक बार में समराइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये जो वेसल्स हैं यहाँ पे, जैसे ये है आर्टरी, ये है अफरेंट आर्टरी, ये है इफरेंट आर्टरी, ये है अफरेंट आर्टरी, ये है इफरेंट आर्टरी। तो अफरेंट से मतलब यहाँ से चीज़ें आएंगी तो यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में आएगी, क्योंकि ये वेसल चौड़ा है तो ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें आती हैं, कम अमाउंट में जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जो फिल्ट्रेशन होता है वो पीसीटी में काफ़ी कुछ क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या क्या चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, यहाँ से सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है 70 to 80%, साथ के साथ वाटर भी जाता है 70 to 80%, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं 100%, 90% बाइकार्बोनेट आयन भी यहाँ से क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और सिक्रीशन होता है यहाँ पे H+ आयन एंड अमोनिया का। फिर हमने यहाँ पे देखा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये यहाँ पे केवल एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ से केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जबकि सोडियम का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और जो ये थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्वापोरिन्स नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल सॉल्ट चैनल होते हैं, इस वजह से केवल सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, जबकि जो थिक असेंडिंग पार्ट है यहाँ पे एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। फिर हमने यहाँ पे बात किया डीसीटी का। डीसीटी में क्या होता है, सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, जबकि H+ आयन, पोटेशियम आयन एंड यहाँ पे NH3 जो है वो क्या होते हैं, उनका सिक्रीशन होता है वापस से ल्यूमेन में। अब देखो ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से हमेशा जो है वाटर का ही क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो टर्मिनल पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है यूरिया का। तो ये जो है यहाँ पे हमारा कहाँ से कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे का पार्ट जो है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं और अब ये देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जहाँ पे हम काउंटर करंट एक्सचेंजर एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो ब्लड यहाँ पे आया, उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल। कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल। और अब देखो जो यहाँ से फिल्टर होके आया, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, लगभग वही होती है 300 मिली ऑस्मोल। अब आप बताइए जब यहाँ से कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, तो भी इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी 300 मिली ऑस्मोल। कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मोल। तो ये आप याद रखेंगे, जब ब्लड यहाँ पे आया अफरेंट आर्टरी से तो इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो है 300 मिली ऑस्मोल। फिर जब ये फिल्टर हुआ तब भी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल। और जब यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होके आगे बढ़ा तब यहाँ पे कितना है, 300, जो फ्लूइड है मतलब उसका ऑस्मोलैरिटी कितना है, 300 मिली ऑस्मोल। अब देखिए कुछ सबस्टांस हैं और इसकी ऑस्मोलैरिटी, जैसे कि ब्लड हो गया, इसकी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल। सी वाटर की ऑस्मोलैरिटी 1000 मिली ऑस्मोल। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं, जैसे देखो ब्लड का है 300, यूरिन का है 1200, यानी इसका 4th टाइम्स। तो हम कह सकते हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन इज 4 टाइम्स एज कंपेयर टू ब्लड, यानी जो यूरिन है इसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड के ऑस्मोलैरिटी से 4 गुना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये अब आपको समझ आ ही रहा होगा, ये है हमारा मतलब बोमेन कैप्सूल, फिर ये है PCT, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, जो कि है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि थिन होता है, और ये है थिन असेंडिंग, और ये है थिक असेंडिंग। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फ्लूइड यहाँ पे आया लूप ऑफ हेनले में, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी अभी कितनी है, 300 है। कितनी है, 300 है। और ये जो इंटर स्टीडियम मेडुलरी मतलब जो मेडुलरी स्पेस है, यहाँ पे क्या होता है, अभी इसकी भी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 है। कितनी है, 300 है। तो अगर ऑस्मोलैरिटी सब जगह इक्वल है, यहाँ भी ऑस्मोलैरिटी 300, यहाँ भी 300, तो कोई भी यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह नहीं होगा, यानी यहाँ से कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि सभी जगह 300 है। और जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ता गया, यहाँ से फ्लूइड जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो हमने क्या देखा था, ये जो हमारा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पंप, और यहाँ से ये सोडियम को डंप करेगा इंटरस्टीडियम मेडुलरी स्पेस में। तो इस मेडुलरी स्पेस में सोडियम को डंप कर देगा, यानी अब जो है मेडुलरी स्पेस का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे मान लो 300 था, तो इसने 100 जो है डंप कर दिया, तो कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400। तो जब ये 400 हुआ, तो अब क्या होगा, यहाँ से वाटर का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, वाटर का यहाँ से मतलब मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। और कब तक होगा, जब तक ये 400 के इक्वल ना हो जाए। तो अब आगे देखिए क्या होता है, अगर हम केवल यहाँ पे वाटर को कंसीडर करें, जैसे देखो अब यहाँ पे 400 हो गया और यहाँ पे 300 है, तो यहाँ से वाटर जाएगा, तो इस इंटरस्टीडियम मेडुलरी स्पेस में क्या करेगा, ये तब तक जाएगा जब तक 400 के इक्वल ना हो जाए। अब फिर से मान लो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप ने, सोडियम चैनल ने फिर से यहाँ पे क्या किया, सोडियम को डंप किया। जब सोडियम चैनल ने यहाँ पे, तो अब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 500। कितनी हो गई, 500। तो फिर से यहाँ से वाटर मूव करेगा, और कब तक मूव करेगा, जब तक इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी ना हो जाए, उसके इक्वल, यानी 500। ठीक उसी तरह से देखो, अब मान लो यहाँ पे 400 था, फिर 500 हो गया, फिर 600 हो गया, तो हमारा वाटर भी जो है वो तब तक रिलीज होता रहेगा, तब तक निकलता रहेगा, जब तक इसकी ऑस्मोलैरिटी इक्वल ना हो जाए। मतलब देखो, अगर हम बात करें इस लूप ऑफ हेनले की और इंटरस्टीडियम मेडुलरी स्पेस की, दोनों जगह पे ऑस्मोलैरिटी इक्वल करनी है। और जैसे जैसे सोडियम डंप होता जाएगा, यानी यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा वाटर यहाँ से निकलेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो अब देखो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, तो क्या हो रहा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो कि हमने देख लिया। जैसे देखो ये है हमारा और ये है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में क्या है, अगर यहाँ पे ये चीज़ें नीचे आ रही हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। तो दोनों में कैसा डायरेक्शन है, अपोजिट। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो और यहाँ पे देखो असेंडिंग इज असेंडिंग जो ऊपर जा रहा है, असेंडिंग इज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इन डिसेंडिंग बाई थ्रोइंग सॉल्ट इन टू मेडुलरी इंटरस्टीडियम। क्या है, असेंडिंग इज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जो असेंडिंग वाला है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है इन डिसेंडिंग बाई थ्रोइंग सॉल्ट इन मेडुलरी इंटरस्टीडियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ से ये ऐसे जा रहा, तो जब यहाँ से सोडियम को डंप कर दिया गया, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200। तो यहाँ से पानी भी ऐसे ऐसे निकलता जाएगा, तो मेडुलरी स्टीडियम मतलब क्या है, हमारा मेडुलरी इंटरस्टीडियम जो है, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से पानी निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेडुलरी इंटरस्टीडियम जो है, जिसको हमने इस तरह से यहाँ पे दिखाया है, इसका क्या हो रहा है, देखो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है,
इस वजह से ये क्या हो गया, काउंटर करंट। और यहाँ पे मेडलरी इंटरस्टेडियम में इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा, मल्टीप्लाई होता जा रहा, इस वजह से इसको बोल देंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो अब देखो ये हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन, ये है मेडुला, तो मेडलरी इंटरस्टेडियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटर, ये है हमारा आउटर मेडुला, ये है इनर मेडुला। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एज वी आर मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर इन मेडुलरी इंटरस्टेडियम, जब हम बाहर वाले मेडुला से यानी आउटर मेडुला से इनर मेडुला की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजिंग। कंसंट्रेशन या फिर ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। और क्यों हो रही है, ड्यू टू कंटिन्यूअस डंपिंग ऑफ सोडियम बाय असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, सोडियम की डंपिंग कर रहा है, वहाँ पे डाल रहा है। तो ये है हमारा कॉर्टेक्स और ये है मेडुला। तो अब यहाँ पे समझो ये है मेडुला, ये है कॉर्टेक्स, तो सारा प्रोसेस हो रहा मेडुला वाले रीजन में। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा वाटर, क्या है, वाटर। और यहाँ से सोडियम क्या हो रहा है, डंप हो रहा। सोडियम डंप होगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जब सोडियम की डंपिंग होती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो इधर से हमारा वाटर निकलता जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। इस तरह से वाटर आता जाएगा। कब तक आता जाएगा, ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन या फिर ऑस्मोलैरिटी इक्वल ना हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो, एज फ्लूइड इज मूविंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे फ्लूइड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इट इज लूजिंग वाटर, ये क्या कर रहा है, वाटर को लूज कर रहा है। विच विल ग्रेजुअली इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, और जब यहाँ से वाटर निकलता जाएगा तो जो भी फ्लूइड यहाँ पे बचेगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा, यूरिन कंसंट्रेटिंग लूप। क्या है, यूरिन कंसंट्रेटिंग लूप। और एज फ्लूइड इज मूविंग अपवर्ड, जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर मूव कर रहा है, इट इज लूजिंग सोडियम, ये क्या कर रहा है, सोडियम लूज कर रहा है। विच विल डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी फ्लूइड की। यानी हम कह सकते हैं ये है हमारा यूरिन डाइल्यूटिंग लूप। क्या है, यूरिन डाइल्यूटिंग लूप। तो अब यहाँ पे देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड यूरिन कंसंट्रेटिंग लूप, इट इज कंटिन्यूअसली लूजिंग वाटर। असेंडिंग लिम्ब इज known as urine diluting loop because it is continuously losing salt. आई होप ये अब आपको जो है क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यूरिन फॉर्मेशन में हमने क्या देखा, जैसे यहाँ पे जो आया फ्लूइड उसकी ऑस्मोलैरिटी है 300। तो अभी यहाँ पे जो है क्या है, 300। लेकिन जैसे एक सेकेंड, हाँ, मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखो यहाँ पे 300, 600, 800, 1000, 1200, इस तरह से जो है हमारा क्या है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है। तो इस ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे 300 हो गया, ये 600 है तो पानी तब तक निकलता रहेगा जब तक ये 600 ना हो जाए। यहाँ पे 800 हो गया तो तब तक निकलता रहेगा जब तक 800 ना हो जाए। तो इस तरह से मतलब ये एक्सचेंज चलता रहेगा जब तक ये दोनों का इक्वल ना हो जाए। और यहाँ भी क्या है, ऑस्मोलैरिटी मतलब डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि सोडियम क्या होता जा रहा है, इस इंटरस्टेडियम मेडुलरी स्पेस में बढ़ता जा रहा, मतलब यहाँ पे सोडियम की डंपिंग होती जा रही है। तो जब सोडियम को हम यहाँ से डंप करते जा रहे हैं, यहाँ से निकालते जा रहे हैं, तो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस लिम्ब की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो, जब भी हम नीचे आते हैं तो पानी हमेशा लूज होता है, पानी हमेशा निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो नीचे आ रहे हैं तो पानी निकल रहा, फिर जैसे हम कलेक्टिंग डक्ट में नीचे आते जाते हैं पानी निकलता जाता है। जैसे यहाँ पे देखो पानी निकलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यूरिया रिसाइकिल के बारे में देखो। जैसे जो हमारा मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है, टर्मिनल एंड होता है, वो क्या करता है, यूरिया का क्या करवाता है, यहाँ पे रिसाइकलिंग। तो अब देखो क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज लिटिल परमिएबल फॉर यूरिया, सो लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया लीक्ड टू स्पेस विच विल इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टेडियम। तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट
इज लिटिल परमिएबल फॉर यूरिया। जो टर्मिनल पार्ट है वो लिटिल परमिएबल है, ये हमने बता दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, लिटिल अमाउंट यूरिया का लीक होगा स्पेस में, विच विल इंक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टीडियम। काउंटर करंट एक्सचेंजर की बात करें, अगर हम काउंटर करंट एक्सचेंजर की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है। जैसे अभी हमने ये सब कुछ देखा कि ये है हमारा बोवेन कैप्सूल, फिर ये है पीसीटी, फिर यहाँ से लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले, फिर ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो भी वाटर निकलता जा रहा है या जो भी सोडियम निकलता जा रहा है, इसको क्या करता है, ये हमने आपको बताया था वॉसा रेक्टा। वॉसा रेक्टा इसके अराउंड इस तरह से होता है। तो जो वॉसा रेक्टा होता है ये फ्रीली परमिएबल होता है। क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। जैसे यहाँ से जो वाटर निकलता जाएगा वो इसको ले लेगा, यहाँ से जो सोडियम निकलता जाएगा वो इसको भी ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी सोडियम आता गया, यहाँ पे जो भी H2 आता गया, तो यहाँ से H2 निकलता गया, यहाँ से सोडियम निकलता गया। तो ये जो वॉसा रेक्टा है इस तरह से यहाँ से मतलब सोडियम लेता जाएगा, यहाँ से ये पानी लेता जाएगा यानी H2O लेता जाएगा, ताकि इस तरह से यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। और यहाँ पे देखो जो लूप ऑफ हेनले है और जो वॉसा रेक्टा है, इन दोनों का भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, इनका जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी हम कह सकते हैं काउंटर करंट। तो अब देखो, एक है हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो कि अभी हमने आपको ऊपर बताया, और एक है हमारा काउंटर करंट एक्सचेंजर। जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये फॉर्म होता है लूप ऑफ हेनले के द्वारा, लेकिन जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है ये फॉर्म होता है बाई वॉसा रेक्टा। ये जो है वॉसा रेक्टा के थ्रू फॉर्म होता है। जनरेट हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टीडियम, ये क्या करता है, ऑस्मोलरिटी को जनरेट करता है मेडुलरी इंटरस्टीडियम में। बट जो काउंटर करंट एक्सचेंजर है ये मेंटेन करता है ऑस्मोलरिटी को। क्या करता है, ये ऑस्मोलरिटी को इंटरस्टिशियल स्पेस में मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन कैसे करता है, यहाँ पे जो भी सोडियम बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जो भी H2O बढ़ता जाएगा वो इसको यहाँ से लेता जाएगा, यहाँ से पानी को लेता जाएगा, ताकि ऑस्मोलरिटी क्या हो, मेंटेन हो। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों से एक्सचेंज कर रहा है, इस वजह से इसको बोल देते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि देखो यहाँ पे मतलब सबसे पहले ऑस्मोलरिटी आई, फिर सोडियम डंप हुआ, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती गई। जब यहाँ पे ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ से फिर से मतलब इसको यहाँ से कौन ले लेगा, वॉसा रेक्टा। तो सब कुछ हमने डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से देख लिया, जो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे रास के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, रास के बारे में, जिसका फुल फॉर्म ही है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये जो है यहाँ से अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप, देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कॉन्सेप्चुअल हैं, इस वजह से थोड़ा ही रखते हैं, इतना अच्छे से रिवाइज करना। फिर जो है इसका बस एक और वीडियो आएगा जो कि लास्ट वीडियो होगा, जहाँ पे सब कुछ हम कवर कर चुके होंगे। बस यही रास बच गया, फिर यहाँ पे मिक्सचुरेशन बच गया थोड़ा सा, फिर कुछ डिसऑर्डर हो गए, किडनी डिसऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये लेक्चर कितना समझ आया, कितना नहीं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।